नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कांग्रेस को बताया आउटडेटेड फोन, साथ ही कहा 2014 सिर्फ तारीख नहीं, बदलाव। शराब घोटाले में संजय सिंह को बड़ा झटका, नहीं मिली राहत। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 नवंबर तक बढ़ाया। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा समय, पेश ना होने की बताई 8 वजह। कहा कार्यक्रम में बिजी हूं, 4 नवंबर के पहले पेश होना मुश्किल। ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। राशन घोटाले पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर ने सुनाई मौत की सजा। उठे कई सवाल, परिजनों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंच 7वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस टेक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला भविष्य एकदम अलग होगा। हम न केवल 5G बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद देश में काफी कुछ बदला है। 10-12 साल पहले मोबाइल फोन बार बार हैंग कर जाती थी, चाहे आप कितना भी बटन दबा ले वो हैंग ही रहती थी। ऐसी स्थिति उस समय की सरकार की भी थी। अर्थव्यवस्था की बात करें या किसी दूसरे क्षेत्र की, हमेशा हैंग ही रहती थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि चार्ज करने, बैटरी बदलने से भी कोई फायदा नहीं होता था। 2014 के बाद लोगों ने फोन ही बदल दिया। मतलब पीएम ने कांग्रेस को आउटडेटेड फोन करार दिया। साथ ही कहा 2014 एक तारीख नहीं, एक बदलाव है। कितना इंपॉर्टेंट ये इवेंट है और पीएम मोदी का बयान। देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने पिछले 8-9 सालों में जो बदलाव नहीं, जो लीप लिया है, जो छलांग लगाई है, दुनिया भी हैरान है। जिस तरीके से हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हमारा रीच 5G का पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतर तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी है। और इस तरह के जो इवेंट्स हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि आप देखिए, किसने सोचा था कि आईफोन हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होगा, अमेरिका में लोग इस्तेमाल करेंगे मेड इन इंडिया आईफोन को। देखिए, हिंदुस्तान अब एक अलग ही टेंजेंट पे मूव कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक वार भी किया जबरदस्त, कि एक वो जमाना था जहां 2G 3G का ऑक्शन होता नहीं था कि घोटाले सामने आ जाते थे। पहले सरकार फैसला नहीं ले पाती थी। 2014 से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, खास करके UPA 2, उसकी विशेषता थी कि इस सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस की बीमारी हो गई है। मतलब कोई पॉलिसी बनती नहीं थी क्योंकि लीडरशिप वहां पे वीक था। 2014 के बाद सचमुच बदलाव नहीं, लीप लिया है हिंदुस्तान ने, और ये पूरी दुनिया इसको मान रही है। विपक्ष के लोग माने ना माने, हिंदुस्तान की जनता मान ही रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शराब घोटाले में संजय सिंह को लगे बड़े झटके की। गिरफ्तार संजय सिंह को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आज उनकी ईडी रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया, जिसके बाद उन्हें सीधा दोबारा जेल भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक राहत दी है और निजी डॉक्टर से इलाज की छूट भी दी है। संजय सिंह ने खुद को शुगर ग्लूकोमा से पीड़ित बताया। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से कहा कि संजय सिंह को आई सेंटर ले जाकर उनका इलाज करवाएं। पर्याप्त सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा गया। तो वहीं संजय सिंह को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में? भाई, जब दलीलें खत्म
साक्ष्य, दस्तावेज, सबूत आप नहीं पेश कर पाते हो तो क्या करते हो आप फिर वही जो काम मनीष सिसोदिया ने किया, बीबी बीमार है, सत्येंद्र जैन ने किया, मैं बीमार हूं, अभी 15-20 दिन हुए नहीं, तबीयत बिगड़ गई संजय सिंह की, तो जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि मेरी तबीयत खराब है ये, तो उनको कहा गया भाई आप अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, लेकिन एक हिदायत भी दी, कहा कि जब कभी भी आप जाओगे ये इंश्योर करना कि यहां तुम्हारे चट्टे बट्टे, तुम्हारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू ना कर दे। तो एक तो ये, दूसरी राहत दी गई एक और, किसने कहा कि भाई घर में कोई नहीं है हमारे, तो चेक वगैरह साइन करने के लिए जिससे घर का खर्चा वगैरह चले तो वो, और दूसरा कमिश्नर साहब को जो एमपी लेड फंड जो है उससे जो कुछ काम जो बचा हुआ है उसमें साइन करने के लिए, तो ये 3 सहूलियत दिया गया है। ये 3 सहूलियत दिया गया है तो ये आप समझिए कि मामला खराब है। आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से लंबा स्टे हो गया है मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जेल के अंदर, उसी प्रकार से संजय सिंह का भी, क्योंकि हाईकोर्ट से सब कुछ रिजेक्ट हो गया, तो ये जज नागपाल एक लंबे समय तक जो है इसको तिहाड़ जेल के अंदर रखेंगे। रही बात धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की, ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ये प्रेशर और दबाव वाली राजनीति वो अपने आप चलते रहती है, कोर्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। अब संजय सिंह कितनी भी कुछ कर लें, लेकिन आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे समझ में आ गया कि वो जिस हिसाब से कोर्ट में लाया गया और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बाहर निकला है, डरा हुआ दिख रहा था। जी, अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की, जो पूछताछ से भी घबराने लगी है। दरअसल एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को महुआ को पूछताछ के लिए तलब किया था, पर महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए और समय मांग लिया है। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देकर कहा कि वो 4 नवंबर तक व्यस्त है, इस कारण वो एथिक्स कमेटी की तरफ से निर्धारित तिथि को दिल्ली नहीं पहुंच सकती है। क्या पूछताछ से घबरा रही है महुआ मोइत्रा? देखिए, जो बताया कारण, उन्होंने कहा भाई दुर्गा पूजा को लेकर के कई सारी मीटिंग्स हैं। भाई दुर्गा पूजा तो खत्म हो गया, दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद दुर्गा पूजा को लेकर के कौन सी मीटिंग्स होती हैं? तो ये चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी में बदमाशी भी किया है उन्होंने, निशिकांत दुबे को मिस्टर दुबई लिख दिया है, तो दुबई दुबई लिखा जा रहा है जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। दिक्कत क्या है महुआ मोइत्रा के साथ? 3 मंत्रालय एक्टिव हो गई है, विदेश मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय। विदेश मंत्रालय से एथिक्स कमेटी ने यह मांगा है कि ये जो हीरानंदानी के जो एफिडेविट्स हैं उसको जरा सा आप चेक करें, उसकी जांच परख करके हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करके दें, ताकि जिसे हम कोर्ट के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पेश कर सके एक सबूत के तौर पे। पहली चीज ये, और उसने साफ साफ कहा है हीरानंदानी ने कि पासवर्ड दिए गए, पैसे लिए गए, सारा कुछ किया गया। आईटी विभाग से यह कहा गया है कि भाई जरा सा आप बताएं कि कहां कहां इनके लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल हुआ और उस वक्त ये कहां थी। और तीसरा जो ज्यादा खतरनाक है, वो गृह मंत्रालय से यह पूछा गया है कि पिछले 5 साल में महुआ मोइत्रा कब कब विदेश यात्रा पे गई, और जो विदेश यात्रा गई तो क्या उन्होंने प्रॉपर परमिशन लिया। मसलन आपको बताना पड़ता है, अगर आप बड़े अधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ऐसे नहीं आप चले जाएंगे, उसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया गया। क्या स्पीकर महोदय को बताया गया? और अगर नहीं बताया गया तो प्राइवेट टूर पे अगर वो गए तो पैसे किसने दिए? तो आएगा नाम हीरानंदानी का। तो ये सारा चीज अपने आप सच नजर आ रहा है, ये दिन के उजाले की तरह साफ नजर आ रहा है कि कल्प्रिट महुआ मोइत्रा है। लेकिन ये जो टाइम बाय करने की जो टेक्निक है, इनकी अपनी लीगल टीम होगी, कई सारे लोग होंगे, कोई नया डिफेंस क्रिएट किया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा, कुछ लोगों को खड़ा किया जाएगा गवाह देने के लिए कि भाई हम भी इसमें गवाह देंगे, महुआ मोइत्रा जो है बेकसूर है, ये वो तरह तरह की चीजें होंगी। क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये केस बढ़ रहा है और जो साक्ष्य हमारे सामने है
उससे तो साफ है कि इनकी सांसदी भी जाएगी और इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं ममता के एक और करीबी नेता पर ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम कल सुबह 8 बजे के करीब मलिक के घर पहुंची थी। 20 घंटे तक ईडी ने मलिक के घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई राशन वितरण घोटाले के संबंध में की गई है। ममता बनर्जी धमकी देती रह गई, पर ईडी तो ज्योतिप्रिय को उठा ले गई। देखिए, गिरफ्तार हो ही गए। ज्योतिप्रिय साहब बड़े नजदीकी और बड़े सो कहते हैं कि रसूख वाले लीडर हैं। तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो टीएमसी के अंदर है, एक एक करके उनका विकेट गिर रहा है। बड़े बड़े लोग निकल गए। इनकी कहानी अलग है। ममता बनर्जी से क्लोज तो है ही, और ये भी आप समझे, ममता बनर्जी ने खुल के सामने आकर के कल कहा था कि वो बड़ा बीमार रहता है, उसको ब्लड प्रेशर शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया, कुछ अगर हुआ तो बीजेपी के खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी हो गई। कई सारे राज खुलेंगे अभी। ये जो मंत्री महोदय हैं, इनके पूरे परिवार का, अब आपको मैं बताऊं, परिवार में कई सारे उनको सरकारी वो टीचर, वही घोटाला वाला, जाती नहीं है, पढ़ाती नहीं है, लेकिन फिर भी सैलरी आती है। और एक एक लोग इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, और कई सारे सेल कंपनीज के जरिए ये लोग पैसे का इधर उधर कर रहे थे। अब इनको तो पकड़ा गया है। ईडी जो एक्शन ली है, ये बहुत बुरा फंसने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में पहले से भी कई सारी जानकारियां बाहर थी। वो चुनाव का वक्त था, उस वक्त लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ईडी पहुंच गई है तो वही बैंक अकाउंट्स, वही सारी चीजें जो है एक एक करके खंगाला जाएगा। और जो हस्र अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी जिस तरीके से जेल का हवालात में हवा खा रहे हैं, वही हाल इनका भी होगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अरब देश कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। ये सभी भारतीय 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद है। भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीयों को छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो वहीं परिजनों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। क्या ये सजा किसी साजिश के तहत सुनाया गया है? देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कतर चुके हमास के साथ खड़ा है। ये कोई काउंटर बैलेंस करने का कोई एक टेक्निक हो सकता है। खैर, जो कोई भी हो, लीगल रास्ता क्या है? लीगल रास्ता है कि पहले तो आपने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया था, अब वो मिला है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो तमाम भारतीयों को आपने फांसी की सज़ा सुना दी, तो किस कोर्ट में, किस धारा में, कैसे कैसे क्या करके आपने ये काम किया, इसको तो कतर को बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या अपील करने की कोई व्यवस्था है? नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोकल अदालत ने ये सारी चीज़ें की है। और सबसे बड़ी चीज़, आरोप जासूसी करने का लगाया गया है। तो क्या कतर के पास कोई सबूत, कोई साक्ष्य है, या फिर कंगारू कोर्ट की तरह ये जो जिस तरह से इस्लामिक अदालतें लगती है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कि किसी को भी मौत की सज़ा, किसी को भी कोड़े से सुना दो, किसी को भी ये कर दो, तो क्या वो कोई तरीका है, या फिर डिप्लोमेसी के जरिए? लेकिन एक बात तो है, मोदी सरकार ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन इन 8 लोगों को जिंदा वापस लाना ये सरकार की जिम्मेदारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।